सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंजीनियर्स पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, यानी कि एक फ़ंक्शन के अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिससे देखकर हम ये कह सकें कि यह फ़ंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। सो वी एज्यूम दैट अगर कोई फंक्शन है w इज़ इक्वल टू एफ जेड, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ जेड को यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, यानी कि w एक फंक्शन था जो कि जेड के टर्म में था और इस जेड फंक्शन ऑफ जेड को हमने ऐसे लिख दिया u और v के टर्म में, यानी कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के टर्म में लिख दिया सेपरेटली। अगर इसे एनालिटिक होना है, टू बी एनालिटिक इन रीजन आर, कोई रीजन है उस रीजन आर में अगर ये फंक्शन को एनालिटिक होना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। आर पहला कंडीशन क्या है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूअस, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बोथ रियल एंड इमेजनरी पार्ट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस ऑफ एक्स एंड वाई इन रीजन आर। रीजन आर में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज़ इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि डेल यू अपॉन डेल वाई ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। ये भी कंडीशन है कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, इसे हम यू एक्स भी लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स को यू एक्स कैपिटल यू और सफिक्स में एक्स, और डेल वी अपॉन डेल वाई को लिख सकते हैं कैपिटल वी वाई, और इसे कैसे लिख सकते हैं यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। तो ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होनी चाहिए, एनालिटिक होने के लिए। और इसे क्या कर सकते हैं, इस दोनों रिलेशन को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड सी आर इक्वेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी आर इक्वेशन, बहुत 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 ज़्यादा। तो सी आर इक्वेशन क्या कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, सी आर इक्वेशन, ठीक है। सी आर का मतलब क्या है, कॉची रेमन, कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, कॉची रेमन इक्वेशन। तो कोई भी फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए ये दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि सारे का पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और ये दो कंडीशन कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होना चाहिए, और इन दो रिलेशन को क्या कहते हैं, सी आर इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई भी आ जाए कि हम किसी फंक्शन का एनालिटिक तब कहेंगे, तो आप कहना कि इफ़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बोथ द रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई शुड बी कॉन्टिन्यूअस, and the second point is that it should follow the CR equation। ओके, सो आप यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है और एक नोट आ रहा है जिसे आप बिल्कुल नोट कर लें। सो वो नोट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या कहता है कि इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है देन उसका मतलब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये क्या है, ये मस्ट वाली कंडीशन। अगर कोई फंक्शन को दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज़ एनालिटिक, तो आप लिख देना कि इफ़ इट इज़ एनालिटिक देन इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, ये मस्ट है। लेकिन दूसरा केस क्या आता है कि अगर इफ़ सी आर सेटिस्फाई, अगर वो सी आर सेटिस्फाई कर रही है लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो एनालिटिक हो या ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर कोई फंक्शन सिर्फ सी आर सेटिस्फाई कर रही हो तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो एनालिटिक है या नहीं। बात समझ में आई ना। अगर वो एनालिटिक है तो इसका मतलब वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी, ये तो मस्ट है।
लेकिन अगर वो सिर्फ सी आर सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसके एनालिटिसिटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि या तो ये एनालिटिक है या नहीं है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इफ़ सी आर नॉट सेटिस्फाई, अगर सी आर ही सेटिस्फाई नहीं है तो फंक्शन नॉर्मली एनालिटिक नहीं होगा। सो एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक, ये तो सिंपल सा है। अगर सी आर ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फंक्शन एनालिटिक कहाँ से होगा? क्योंकि मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। एनालिटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी, और सेकंड पार्ट क्या होना चाहिए? इट शुड फॉलो सी आर इक्वेशन। और यहाँ क्या कह रहा है कि सी आर को ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो कहाँ से एनालिटिक होगी? एनालिटिक नहीं होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आ रहा हूँ। वो नेक्स्ट पार्ट है सी आर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। सो अभी हमने पढ़ा सी आर इक्वेशन किस में? कार्टेशियन फॉर्म में ना, ये कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही है। अब मैं सी आर इक्वेशन आपको बताने जा रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसमें एज्यूम वाली कोई चीज़ नहीं है। मान लेते हैं कि ये कोई एक पोलर फॉर्म में है और ये कोई एक पॉइंट आर और ये थीटा एंगल बना रही है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगी? एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। ठीक है, तो हमने ऐसे ही एज्यूम कर रखा है कोई पोलर कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है आर, तो वो एक्स एक्सिस के साथ आर कॉस थीटा यानी कि एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या है? आर साइन थीटा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सरल है ये। आर स्क्वायर कॉमन लगो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर एफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं भैया? नया पॉइंट एक आएगा। एफ जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, एक्स क्या है? आर कॉस थीटा। वाई क्या है? वाई क्या है? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है? ई की पावर आई थीटा, तो आर ई की पावर आई थीटा। यानी कि हम किसी भी फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन को आर इंटू ई की पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो, मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछला इक्वेशन जो हमने लिखा था वो एक्स के फॉर्म में लिखा था, एक्स और वाई के फॉर्म में, और ये इक्वेशन हम लिखेंगे यू और वी के टर्म में। सो जहाँ एक्स था वहाँ यू कर लेंगे, तो यू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर वही फंक्शन एफ जेड क्या हो जाएगा? यू प्लस आई वी हो जाएगी, यू प्लस आई वी होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर वही कर देंगे, यू की वैल्यू आर कॉस थीटा, वी की वैल्यू आर साइन थीटा, तो आर कॉमन आ जाएगी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से क्या आ गई? आर ई की पावर आई थीटा। तो ये तो एक नॉर्मल मैंने टर्म बता दिया कि एफ जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन है, जैसे कि कार्टेशियन में ये 2 कंडीशंस थी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये होना चाहिए सी आर इक्वेशन के लिए। और क्या होना चाहिए? डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये सी आर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। सिमिलरली सेम सी आर इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में, और वो क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। और दूसरी इक्वेशन क्या है? डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये सी आर इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। तो ये 2 इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए पोलर फॉर्म में। ये भी सी आर इक्वेशन है। क्या लिखेंगे कि ये क्या है? सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। याद करना बहुत आसान है। u के साथ r लेना है, जैसे कि पहले u के साथ x लेते थे, तो u के साथ r लेना है। ठीक है, और इधर क्या कर देना है? इधर कर देना है 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। और जब इधर v लेंगे, डेल वी अपॉन डेल आर करेंगे, तो इधर क्या लेना है? उधर माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा लेना है इस केस में। बस ये आपको याद रखना। अब दोबारा लिख लो, कैसे लिखोगे? डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। और थोड़ा ना u और v को अलग तरीके से दिखाना, लेकिन नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, सेम जैसे दिखने लगते हैं। और ये क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर
डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो जब यहाँ डेल यू अपॉन डेल आ रहा होता है तो यहाँ वी आता है, जब यहाँ वी होता है तो यहाँ माइनस के साथ यू आ जाता है, ऐसे आता है। तो ये तो हो गया हमारा एनालिटिक कि किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए एनालिटिसिटी, ये पोलर फॉर्म में, और जो पहले मैंने बताया वो कार्टेशियन फॉर्म, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है पर वो ज़्यादा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो अब देख लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन, और तब तक आप ये नोट कर लो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या इसमें करना है कि सो डैट एफ जेड इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज़ नॉट एनालिटिक एंड एनी पॉइंट, यानी कि इस फंक्शन जो दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, इसे आपको प्रूफ करना है कि एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट पर। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि वी एज्यूम एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, एज्यूम कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसे रियल और इमेजनरी पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यू प्लस आई वी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई जीरो, ये आई वी, ये हो गया आपका u, और v क्या है, आई जीरो है वो और v जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि इमेजनरी का कोई टर्म नहीं है। तो i इंटू जीरो मैंने कर दिया, तो जीरो क्या हो गया v, ये क्या हो गया u, ठीक है। तो आप लिख देना कि हेयर, और आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से, हेयर u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v क्या है जीरो, ठीक है। अब हम यहाँ सी आर इक्वेशन लगाएंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स को यू एक्स लिखूँगा इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, डेल यू अपॉन डेल वाई को यू वाई लिखूँगा इस तरीके से, ठीक है। और डेल वी अपॉन डेल एक्स को वी एक्स लिखूँगा। दो बार करना हो तो एक्स एक्स कर दूँगा, लेकिन अभी सिंगल बार डेरिवेटिव है। और डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या लिख दूँगा, वी वाई, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, यानी कि यू एक्स निकालते हैं, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में यू का डिफ्रेंसिएशन। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स के टर्म में क्या हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का 0। अब यू वाई निकालेंगे, यानी कि यू का वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y, ठीक है। अब वी का, तो वी का एक्स के साथ करे फिर भी 0, वी का वाई के साथ करे फिर भी 0। बात समझ में आ गई। और सी आर इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई कराना रहता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स शुड इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई की इक्वल है, नहीं, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है 2x, और डेल वी अपॉन डेल वाई कितना है, ये डेल वी अपॉन डेल वाई कितना है 0, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहीं से आ जाता है कि सिंस यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वी वाई, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज़ नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, नॉट इक्वल टू, देयरफॉर इट डज नॉट satisfy CR equation, therefore it is not analytic। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि CR की पहली कंडीशन क्या थी, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो कंटिन्यूस तो है ही नहीं ये, क्योंकि अलजेब्राइक है। दूसरी क्या आई थी कि CR इक्वेशन फॉलो करने चाहिए एनालिटिक के लिए, तो CR इक्वेशन फॉलो नहीं कर रही है, पहले ही कंडीशन में फेल कर गई कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं है। और इसमें दूसरा कंडीशन क्या था कि डेल यू अपॉन डेल वाई इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होना चाहिए था, वो भी इक्वल नहीं है, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है 2y और डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है 0, माइनस भी लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं करे ना तो फेल हो जाती है, इसलिए मैंने एक कंडीशन चेक करके ही बता दिया था कि ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये एनालिटिक नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। मैंने एक क्वेश्चन से आपको बता दिया कि CR वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो अब मैं एनालिटिक और CR पे क्वेश्चन यही छोड़ता हूँ, और अगले वीडियो लेक्चर में मैं नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन मैं और करा दूँगा एनालिटिक के ऊपर, और ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और बिल्ड कर जाए और आपको इजीली से समझ आए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
और कमेंट करके बताओ कि कहाँ मैं अभी वीडियो को सही कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।